जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 सितंबर और दोस्तों आज मैं आपके साथ ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं। एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे देश बिल के बारे, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब, और ये जो प्रस्ताव रखा गया है कैसे ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है। ये आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया है। देन एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्पेस डिप्लोमेसी से रिलेटेड, जो कि GS2 यानी कि IR से भी संबंधित है और GS3 स्पेस टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है। तो क्या अब टाइम आ चुका है, क्या ये टाइम उचित है कि इंडिया और अमेरिका स्पेस एक्सरसाइज भी कंडक्ट करें? ये हिंदू में आर्टिकल आया है। देन हम बात करेंगे रोल ऑफ NGO से संबंधित एक आर्टिकल कि भाई इवॉल्विंग रोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। NGOs जो हैं ये फंड्स पे ऑपरेट करते हैं, डोनेशंस पे ऑपरेट करते हैं, तो कॉर्पोरेट जो हैं वो कैसे इफेक्टिवली असिस्ट कर सकते हैं NGOs को उनके सोशल कॉजेस के लिए। ये भी हिंदू में आर्टिकल आया। और एक आर्टिकल सोशल स्कीम से संबंधित, जो कि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री स्कीम के बारे। ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में 8 सितंबर को आज आर्टिकल आया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ बिफोर आई बिगिन फर्दर, मैं आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा बैच 5 भी शुरू हो चुका है। खास करके जो बच्चे अगले साल अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं, अगर आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस का कंटेंट अगर आपको कंज्यूम करना है, तो चाहे वो ऑप्शनल है, PSIR है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, या चाहे वो GS की बात करें, SA हो, CSAT हो, तो ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन मंडे को 5 सितंबर को शुरू हो गई थी और क्लासेस जो हैं इस कोर्स में 19 सितंबर से शुरू हो रही हैं। अभी के लिए टिल 11 सितंबर हमारे पास एक इनॉग्रल डिस्काउंट कोड है, उसका नाम है अर्ली बर्ड। तो आप इस कोड को अगर अप्लाई करेंगे वेबसाइट पे जाके, तो आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043। आप 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपको असिस्टेंस पूरी दी जाएगी। नाउ दोस्तों, बेस्ट आंसर जो है, मनमीत मैम को टाइम नहीं लग पाया था रिव्यू करने का, तो लेकिन बेस्ट आंसर जो होगा जो कल वाले क्वेश्चन का, वो हम टेलीग्राम पे शाम को 6 बजे पिन कर देंगे। नाउ आर्टिकल शुरू करेंगे, बात करेंगे प्रोपेलिंग एक्सपोर्ट्स द देश वे। नाउ अब यहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं, देखिए अभी पीछे पैंडेमिक के चलते हमने बहुत सारी बातें करी कि भाई देखो हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट की हमने बात करी। अभी पीछे आंकड़े भी आए थे कि हमने $600 बिलियन का भी टारगेट अचीव किया एक्सपोर्ट्स में। नाउ पैंडेमिक के टाइम पे ये भी बात कही गई थी कि भाई चलो चाइना के कारण कोरोना वायरस हुआ है, बहुत सारे देशों ने, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये भी कहा कि ये तो चाइनीज फ्लू है, कोरोना वायरस नहीं है, चलो वट एवर इट इज। और बहुत सारा यहाँ पे लोगों ने गुस्सा दिखाया कि कैसे चाइना को बॉयकॉट किया जा सकता है। लोगों ने बहुत सारा PUBG को डिलीट किया, और बहुत सारी चीज़ ऐसे करी जो कि जिससे लग सकता है कि चाइना को ठेस पहुंच सकती है। इंडिया और चाइना के जो संबंध थे वो भी काफ़ी तनाव था LAC के क्रॉस। नाउ अब उसके चलते ये बात करी गई थी कि क्यों ना ये मौका यूटिलाइज किया जा सके कि जब बाकी देश जो हैं वो हेसिटेट करेंगे चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए, क्यों ना ये मौका हम यूटिलाइज करें कि क्यों ना बाकी देश जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें और हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बिल्डअप कर सकें, जिसके चलते हम बहुत सारा विदेशी धन भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने बार बार ये भी बात क्लियर करने की कोशिश करी कि आत्मनिर्भरता की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं। इसके डिफरेंस को लेके मैंने पहले भी काफी बार बात करी है कि सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। नाउ अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक प्रस्ताव सामने रखा देश बिल के चलते, जहां पे ये बात करेगी कि भाई हम कैसे एक इकोसिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं जो कि इनोवेशन और रिसर्च को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा, जिसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स को, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे और साथ के साथ हमको और मोबिलाइज हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कर पाएंगे। कल भी आपको मैंने एक बात कही थी कि लिबरलाइजेशन हो या ग्लोबलाइजेशन हो, अगर हमारी इकोनॉमी को उसका फायदा हुआ तो डेफिनेटली और जो विकसित देश है, डेवलप्ड देश है, उनको भी इस बात से बहुत लाभ हुआ है कि इंडिया की इकोनॉमी पिछले 30 सालों में काफी ग्रो कर गई है। और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स और ग्रो करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आज चाइना एक बहुत हार्ड पावर बनने के रास्ते पे है, आज हम बार बार ये बात पढ़ते हैं कि चाइना ने इतने सारे जहाज बनाए हैं, इतने सारे वेपन्स बना रहा है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो चाइना ने भी एक्सपोर्ट से करी थी ना, है ना। एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो एक इकोनॉमी को, एक देश को डेवलप्ड होने के लिए हम एक विजन देखते हैं कि टुवर्ड्स 2050, टुवर्ड्स 2047 हम डेवलप्ड होंगे। तो अगर वो विजन देखते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सपोर्ट्स को भी इम्पेटस दें, बहुत जरूरी है। नाउ अब इसकी अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, देश बिल की अगर हम बात करें तो हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी इस साल का जो बजट था वहां पे ये प्रस्ताव सामने रखा था, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा देश का वो क्या होगा कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन इकोसिस्टम को देश में क्रिएट कर सकें
और साथ के साथ जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं कैसे वो इन सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। WTO का हमेशा ये कहना होता है खास करके डेवलपिंग देशों को कि डेवलपिंग देश जो है वो इस बात का एक्सक्यूज लेके अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून के साथ, नियम के साथ। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां पे हम आज के टाइम पे एक बहुत वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर देख रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर देख रहे हैं, तो उस कल्चर की ऊर्जा को कैसे हम टैप कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसके चलते एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, जिसके चलते जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हम लेके आएंगे हमारे एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर में उतना ही हम और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर पाएंगे। और बाद में यहाँ पे बात करेगी कि कैसे हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली जब बात करी जा रही है कि भाई आप चाइना में इन्वेस्ट मत करिए, चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात करें, यानी कि चलो बहुत सारे देश, बिकॉज देखिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग हाउस ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, चाइना में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो लेकिन पैंडेमिक के चलते बात करेगी कि चाइना से शिफ्ट करके क्यों ना आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया में आप ऑपरेट करना शुरू करिए। तो कैसे हम और इंकरेज कर सकते हैं बाकी देशों को, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एशियान के देश हो, कि यहाँ पे आके वो इन्वेस्ट करें। एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, जैसे कि आप जानते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ये इनिशिएटिव को 2021 में अप्रैल 2021 में लॉन्च किया था, बिकॉज पैंडेमिक के चलते बहुत सप्लाई साइड इश्यूज आए थे, बिकॉज प्राइमरली एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना इन वन वे और द अदर फॉर ट्रेड। तो कैसे वो डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है और कैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तीनों इस पैंडेमिक के चलते, यानी कि 2 साल पहले की बात है, इस पैंडेमिक के माहौल के चलते मोबिलाइज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को इन इंडिया। नाउ बट हैव वी मिस्ड दीज अपॉर्चुनिटीज। देखिए अब फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पे अगर आप ज़ारा के स्टोर में जाएंगे, ज़ारा एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है कपड़ों का, मल्टीनेशनल ब्रांड है। अब वहाँ पे अगर आप जाएंगे ज़ारा का स्टोर में, अगर आपने कोई ट्राउज़र लेना है, कोई शर्ट लेना है, ठीक है, या अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी देखेंगे, अगर आप विंडो शॉपिंग वेबसाइट पे भी करना चाहते हैं तो देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे जो कपड़े हैं मेड इन वियतनाम है, मेड इन बांग्लादेश है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है कि टेक्सटाइल्स के मामले में, ठीक है, अब चलो हम मिस्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो सप्लाई चेन फैसिलिटीज हैं चाइना से शिफ्ट करके बाकी देशों में होने की बात हो रही है। तो टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया ज़ारा का, तो लेकिन कहीं ना कहीं टेक्सटाइल्स में हम इतना आगे नहीं है अभी भी, ठीक है। हम कपड़े देखते हैं मेड इन टर्की है, मेड इन बांग्लादेश है, ठीक है, मेड इन श्रीलंका है, मेड इन थाईलैंड है, मेड इन वियतनाम है, बट मेड इन इंडिया के ब्रांड्स हमको क्यों नहीं देखने को मिलते हैं कपड़ों के। स्पेशली अगर कोई मल्टीनेशनल स्टोर भी है तो यहाँ पे इंडिया में कपड़े क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। क्लियरली हमने, चलो बेशक $600 बिलियन का जो हमने जो एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी अभी भी बहुत सारी कमजोरियां हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ठीक है। हम बातें तो कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर इंडिया की, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी कमियां हैं जिसको अभी हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने इतना बेनिफिट नहीं करा, चाहे यूएस चाइना की ट्रेड वॉर हो, चाहे पैंडेमिक में बात करी गई थी कि कैसे सप्लाई चेन फैसिलिटीज शिफ्ट कर दी जाएंगी चाइना से, लेकिन हमने इतना ज्यादा बेनिफिट अभी अटेन नहीं करा, ठीक है। अब इस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे देश बिल को प्रपोज करा गया है जो कि कंसर्न्स हैं इंडस्ट्री के, बिजनेसमैन के, एक्सपोर्ट यूनिट्स के, इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। और एक्सपोर्ट सेक्टर को ये जो बिल में जो प्रस्ताव रखे गए हैं बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। और आशा है कि भी ये बिल के बाद, इस बिल को इंप्लीमेंट करने के बाद जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनको बहुत इंपेटस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और बहुत उचित समय भी है। हमारी इकॉनमी एज कम्पेयर टू दी अदर इकॉनमीज अमिड्स दिस होल रशिया यूक्रेन वॉर, इतनी महंगाई की समस्या हमारे देश में नहीं है। हमारी इकॉनमी फिर भी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू दी अदर इकॉनमीज बेटर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। कंसर्न्स हैं, डेफिनेटली कंसर्न्स हैं हमारी इकॉनमी में, लेकिन अभी टाइम बहुत उचित है दैट इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ और जो प्रेवलेंट बिजनेस सेंटिमेंट है वो बहुत कंड्यूसिव है इस ट्रांजिशन के लिए। अब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में इनैक्ट करा गया था और 2019 में SEZ एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट्स भी करी गई थी। इस आर्टिकल में हम SEZ एक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, बट बहरहाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं। अब काफ़ी हमने जो एक्सपोर्ट्स अपने IT सेक्टर में हो या जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, फिनिश्ड जो स्टोन्स हैं, फिनिश्ड अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें रिलेटेड टू जेम एंड ज्वेलरी, या फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की बात करें, उन्होंने काफ़ी बेनिफिट करा है अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ठीक है। सो दे हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन अब अगर 1000 रुपये की चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट्स से कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो 1000 रुपये का आप बेच रहे हैं। अब वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए आप उसके जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं,
500 रुपए के या 600 रुपए के आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेट आपका गेन कितना हुआ? 400 रुपए का हुआ ना। या तो हम कहें कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, चाहे वो 1000 रुपए का हो, मैंने एग्जांपल लिया है, वो बनाने के लिए इनपुट्स भी खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यहीं से सोर्स कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहां से वो सामान सोर्स कर रहे हैं, वैसा भी नहीं है। तो अब यहां पे डाउट आता है कि जहां पे हम इतने एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि पर वाकई में हम कितना एक्चुअल में गेन कर पाए हैं फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स थ्रू दिस SEZ एक्ट, ठीक है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो पाई है, ठीक है, कितने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हम कर पाए हैं। हम कहते हैं कि जी हम लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, लेकिन अगेन इतनी दवाइयां बनाने के लिए अगर हम APIs की बात करें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करें, वो तो हम चाइना से ही ले रहे हैं। जितना मर्जी हम चाइना को गाली निकाले, जितना मर्जी हम चाइना को बुरा बोले, ठीक है। तो जो स्कोप ऑफ मेजरमेंट है ऑफ सक्सेस इन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो डिफाइन किया जाता है एज द नेट पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन ये एक बहुत नैरो डेफिनेशन है। अगर हमने सही मायने में क्या हमको गेन्स मिले हैं फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर हमको उससे पता लगाने हैं। अब SEZ, अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इन्फोसिस का कोई IT पार्क है। अब लेकिन अब कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाहे वो IT कंपनी का हो, चाहे वो कोई ज्वेलरी का हो, चाहे वो जेम्स रिलेटेड कोई ऐसा कोई पार्क हो, या कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करा क्या हो, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, वो आइसोलेशन में तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता ना, इवन फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। ये भी तो बहुत मैटर करता है ना कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप कितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से लोकली भी प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है, जो लोकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग, तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आउटसाइड दी SEZ हो रहे हैं, क्या उसको कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नाउ क्या ये जो बिल है, देश बिल जो है, क्या ये गैप्स को एड्रेस करता है, जो लिमिटेशंस हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, वो एड्रेस करता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि बहुत ऐतिहासिक बिल है, ठीक है, जहां पे 4S स्ट्रैटेजी की बात करी गई है कि वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के स्केल, स्कोप, सिस्टम और सिनर्जी चारों को ही एड्रेस करेगा। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम क्लोज्ड इकोनॉमी बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं कि जो चीज हम यहां पे नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो चीज हम बना सकते हैं। डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात हो, अगर हम वो बना सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, तो क्यों ना वो चीज हम यहां पे बनाएं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमको डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे रखनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑयल। बट अगेन ये बात भी है कि चलो अगर हम ऑयल इंपोर्ट करें, लेट्स से अगर आज अगर 100% हम डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, तो क्यों ना हम 40% यहां पे ऑयल एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और 60% डिपेंडेंसी वहां पे हो। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। और दूसरी बात है अचीविंग एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, ठीक है। खास करके आजकल के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की जब हम बात करते हैं, जब बहुत ज्यादा इंपेटस दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा भी कि कैसे रिसर्च और इनोवेशन को और बूस्ट मिले, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, द न्यू टेक्नोलॉजीज, तो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा के साथ इस बिल को प्रपोज करा गया है। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो चीज बिकती है जरूरी नहीं है कि वो मार्केटेबल हो, और जो चीज की मार्केटिंग बड़ी अच्छी होती है जरूरी नहीं कि वो चीज बिके। हमको देश बिल के चलते उस तरह के क्रिटिकल सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड में काफी ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के चलते हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में बहुत सारे देशों के यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। तो जो इस तरह के सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, खास करके चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो हमने काफी अच्छा एक अपनी इमेज हमने अटेन कर ली है ग्लोबली, विश्व भर पे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ठीक है, चलो फार्मास्यूटिकल्स में भी हमारा काफी नाम है, लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड हम अपने आप को कहते हैं, द लार्जेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम कहते हैं। लेकिन अगेन वो दवाइयां बनाने के लिए APIs हम चाइना से इंपोर्ट करें। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके इनको बूस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें दोस्तों इस आर्टिकल में थी। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, वो एक एरिया यानी कि किसी एक देश में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस होती हैं, जो वहां पे इकोनॉमिक जो नीति का और कानून उसके ऊपर जो अप्लाई किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर्ड विद द अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। कुछ टैक्स हॉलीडेज वहां पे दी जाती हैं, टैक्स बेनिफिट्स वहां पे दिए जाते हैं। पर्पस क्या है कि कैसे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जा सकता है बाय लेवरेजिंग द टैक्स इंसेंटिव्स विच दिस SEZ एंटिटी इज गेटिंग, और उसके चलते ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब SEZ का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, बहुत सारे देशों में है, लेकिन चाइना की बात करें, चाइना हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन यूजिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसके चलते चाइना में बहुत ज्यादा विदेशी धन आया है। नाउ अगला आर्टिकल बात करेंगे टाइम फॉर अ जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज। तो अभी अगले महीने इंडिया और अमेरिका की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, युद्ध अभ्यास, कहां पे है, उत्तराखंड में है।
अब हम बहुत सारे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, कोई नई बात तो नहीं है। तो जहां पे हम अमेरिका के साथ, चलो हम अभी पर्टिकुलरली अमेरिका की ही बात कर रहे हैं, जहां पे हम अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क्वाड के फोरम पे हो नेवल ड्रिल्स या चाहे वो बायलैटरल फोरम पे हो, तो क्यों ना हम जॉइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज भी करें। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली हमारा जो डिफेंस पार्टनरशिप है इंडिया और अमेरिका का, उसको बूस्ट मिलेगा। दूसरी बात, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा टू अ कॉमन एडवर्सरी। कौन है कॉमन एडवर्सरी? एनी गेसेस? डेफिनेटली चाइना। तीसरी बात, इसका रिपल इफेक्ट हमको क्वाड में भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया जापान है, क्या पता कल को वो भी, यानी कि क्वाड में भी ये एजेंडा शायद मोबिलाइज किया जा सके ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज, ठीक है। और स्पेस के बारे बात तो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव में भी करी गई है, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में रिसेंटली मीटिंग हुई थी अबाउट दिस पैक्ट के बारे। यहाँ पे स्पेस के ऊपर भी बहुत मेंशन करा गया है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दोनों देश यहाँ पे एक विजन देख रहे हैं कि कैसे काउंटर किया जा सकता है स्पेस के जरिए। देखिए, लैंड है, एयर है, ठीक है, सी है, स्पेस है, साइबर स्पेस है, ये डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर है। तो स्पेस फोर्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है, साइबर स्पेस, बहुत हम बार बार ये बात करते रहते हैं कि साइबर स्पेस फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है, ठीक है। तो कैसे इन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर में इंडिया और अमेरिका यहां पे यूनिटी दिखा के, कन्वर्जेंस दिखा के चाइना को काउंटर कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने की बात करी गई है। देखिए, मिलिट्री डोमेन, तो क्या जो स्पेस है क्या वो सिर्फ सिविलियन डोमेन तक सीमित है? नहीं, वो मिलिट्री डोमेन का भी एक इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुका है। 2019 में अमेरिका ने बनाई अपनी स्पेस फोर्स एज अ ब्रांच अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। उस वक्त अमेरिका की जो स्पेस फोर्स थी, दैट वाज द वर्ल्ड्स ओनली इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें, भारत की बात करें, तो वैसे बहुत समय से तो जो अगर हम जो स्पेस की बात करें वो सिविलियन डोमेन में ही रहा है, ठीक है, विच हैज रिमेन्ड अंडर द सोल जुरिसडिक्शन ऑफ इसरो। लेकिन 2019 में हमने भी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, ठीक है, एसैट जिसको हम कहते हैं, इसका नाम मिशन शक्ति रखा गया था। ये जुलाई 2019 में हुआ था। और उसी साल भारत ने, 2019 की ही बात है, भारत ने कंडक्ट करा था पहला एवर एक वॉरफेयर एक्सरसाइज, स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंड स्पेस एक्स। ये क्यों था? विद एन आई ऑन द चाइनीज थ्रेट्स। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया दोनों इस तरह की स्पेस में जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जो ये स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कर रहे थे, व्हाई? टू काउंटर द कॉमन एडवर्सरी विच इज चाइना। नाउ, क्या आपको पता है कि हमने अपनी पहली सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज जो करी थी वो जुलाई 2019 में करी थी, ठीक है। इसका नाम था टेबल टॉप वॉर गेम। और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, मिलिट्री डोमेन में से भी, साइंटिफिक कम्युनिटी में से भी, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पे भी देखने को मिला था। मेन एम क्या था? जैसे कि अब हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारे पास क्रूज मिसाइल्स हैं। क्यों है हमारे पास ये मिसाइल्स? ठीक है, कल को अगर कल को चाइना या पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम रिटेलिएट बैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पे ये भी हम देख सकते हैं, आने वाले टाइम में कल को चाइना, क्या पता कल को हमारी वेदर सैटेलाइट को हार्म करना चाहता हो, ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हार्म करना चाहता हो। अब सैटेलाइट्स के कई फायदे हैं, कम्युनिकेशन बेसिस पे भी हैं, वेदर फोरकास्टिंग बेसिस में भी है, और बड़े सिविलियन उसके बेनिफिट्स होते हैं सैटेलाइट्स के, ठीक है। एग्रीकल्चर के भी उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं सैटेलाइट्स के, एग्रीकल्चर डोमेन में। तो अगर कल को चाइना हमारे किसी क्रिटिकल सैटेलाइट को डैमेज करना चाहता हो, तो कैसे हम जल्द से जल्द उसको इंटरसेप्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाइना के उस अटैक को, सैटेलाइट अटैक को। इस करके हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट, जो एसैट है, मिशन शक्ति, वो हमने कंडक्ट करा था, ठीक है। और एसैट मिसाइल दैट कैन बी एयर, सी और लैंड बेस्ड। चलिए, अब मिलिट्री डोमेन की बात करें तो हमने 2019 की ही बात है, हमने ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी हमने लॉन्च करा, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप द डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी DSRA to help the develop space-based weapon for the DSA. For the DSA means Defense Space Agency. Now, आज के टाइम पे जो स्पेस है, this is as much a part of the military domain as it is a part of the civilian domain. तो अगर इतनी सब बातें हैं, अगर इंडिया और अमेरिका भी ऐसे मिलिट्री ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स लैंड में, एयर में, सी में कर रहे हैं, तो वाई नॉट एक्सटेंडेड टू द फोर्थ डोमेन, यानी कि स्पेस डोमेन? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एड्रेस करा गया है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें, डेफिनेटली बेनिफिट एक तो क्वाड का भी आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जापान भी कल को चाहेंगे इंडिया और अमेरिका के साथ जॉइंट स्पेस एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वुड बी अ जॉइंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट यानी कि एसैट की बात करें तो सिंपल टर्म में समझना, यानी कि वो मिसाइल जो कि लॉन्च करी जाती है लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू डिस्ट्रॉय अ सैटेलाइट पासिंग ओवरहेड, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स तो हैं डेफिनेटली, इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वाड इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा।
अक्सर कहा जाता है कि क्वाड इज जस्ट लाइक अ टॉकिंग शॉप, क्वाड में लाइक सिर्फ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की ही बात करी जाती है, कुछ मिलिट्री की बात क्वाड में नहीं करी जाती, कोई स्पेस डोमेन की बात वहां पे नहीं करी जाती, एक्सेप्ट पैंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. सो दिस माइट ऐड मोर रेलेवेंस टू क्वाड अगर हम स्पेस एक्सरसाइजेस की बात करें. लेकिन अब इसके कुछ अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, अगर ये एक्सरसाइजेस सच में होती हैं, सो कुड दैट रिजल्ट फ्रॉम अ बैकलैश फ्रॉम चाइना? डेफिनेटली दैट कुड प्रोवोक चाइना एज वेल. ठीक है, दूसरी बात ये भी है, अगर चाइना प्रोवोक होता है तो चाइना माइट यूज पाकिस्तान, वेस्टर्न नेबर कौन है? पाकिस्तान, एज अ प्रॉक्सी स्टेट. तीसरी बात, जो भी ऑनगोइंग हमारी बातचीत चल रही है अक्रॉस दी एलएसी, जो पिछले 2.5 साल से जो हमारी टेंशन चल रही है चाइना के साथ, क्या पता उस बातचीत में भी रुकावट देखने को मिले. चौथी बात, अमेरिका कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अंकल सैम के ऊपर भरोसा करना ये भी कोई आसान काम नहीं है. अब ऐसे तो अमेरिका बहुत टाइम से कह रहा है कि हम आपको परमानेंट सीट दे देंगे यूएनएससी में. ठीक है, तो अमेरिका की बातों पे भरोसा करना भी बहुत मुश्किल बात आ जाती है. ठीक है, और पांचवी बात यहाँ पे ये है, तो ये बातें आपको बहुत जरूरी है याद रखना. ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स. अगर आपसे पूछा जाए स्पेस मिलिटराइजेशन के बारे में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो पांचवी बात, फास्ट बैक मिलिटराइजेशन फॉर स्पेस, वो हम नहीं चाहेंगे कि ये चीज हो. तो देखिए, अब समा बदल रहा है ना. जी जिनपिंग की अगर हम बात माने, जी जिनपिंग इस सेंचुरी को कहते हैं भी ये सेंचुरी चाइनीज सेंचुरी होगी. ठीक है, जी जिनपिंग चाहे वो नेवी है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो एयर है, जी जिनपिंग का सपना है कि भाई मैं अपनी जो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी है, पीएलए है, ठीक है, वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाना चाहता हूं, वर्ल्ड क्लास नेवी बनाना चाहता हूं बाय 2049. तो अब इस तरह के माहौल में, इस तरह के चेंजिंग माहौल में बहुत जरूरी है कि इंडिया और अमेरिका भी कुछ इनोवेशन के साथ और बहुत बोल्ड स्टेप्स लें, कैसे चाइना के इस थ्रेट को, चाइना के इस चैलेंज को काउंटर किया जा सकता है. तो चाहे वो हम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस लैंड में करें, एयर में करें, सी में करें, या इवन इनफैक्ट अगर स्पेस में भी कंडक्ट करनी हो. देन उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे. देखिए दोस्तों, जब कोविड आया तो बहुत बड़ी समस्या थी, है ना. देखिए, अब कोविड के चलते हमने देखा कि बहुत सारे एनजीओज थे, वो जितना भी हो सकता था उनसे, चाहे वो बिस्किट्स के पैकेट बांटना हो, चाहे वो मास्क बांटना हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स देना हो. बहुत सारे लोग थे, स्पेशली माइग्रेंट्स थे, जो कि बेचारे फंस गए थे, वो नहीं जा सकते थे. आपको याद होगा वो माइग्रेंट क्राइसिस की जो इमेजेस थी, इतनी गर्मी, है ना, अप्रैल का जो टाइम था, इतना ज़्यादा, इतना हॉट वहाँ पे टेम्परेचर था, 40-45 डिग्री की धूप पड़ती थी, और लोग फिर भी पैदल जा रहे थे. काफ़ी लोग थे जो कि फंस गए थे, नहीं जा पा रहे थे. अब उनके पास रहने को घर नहीं था, है ना, बिकॉज सब कुछ ही बंद हो गया था, लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था. लेकिन उस समय भी काफ़ी एनजीओज थे जो कि कुछ शेल्टर्स, जिन्होंने शेल्टर होम्स बनाए हुए थे, जो कि माइग्रेंट्स को या उन वर्कर्स को जिनके पास नौकरी नहीं थी उनकी हेल्प कर रहे थे, है ना. तो सोशल कॉजेस के लिए एनजीओज बहुत रेलेवेंट रहते हैं, है ना, और होनी भी चाहिए, है ना. अब देखिए, अब हर जगह सरकार नहीं हो सकती है, तो अगर सोशल कॉजेस को एड्रेस करने के लिए एनजीओज भी काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. तो अब उसके चलते एनजीओज को बहुत सपोर्ट भी मिली, प्राइवेट सेक्टर से भी, पब्लिक सेक्टर से भी. ठीक है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जा चुकी थी, उनको खाना देना, है ना, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो उन्होंने एनजीओज ने बहुत बड़ा काम किया था. तो यहाँ पे बहुत जरूरी है हमको समझना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे. ठीक है, तो देखिए, अब सोशल जब एफर्ट की बात आती है तो उसका मतलब क्या है कि आपने कोई चेक काट के दे दिया, चलो आप अपनी तरफ से 100 रुपये दे सकते हैं, 1000 रुपये, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना आप दे सकते हैं, जितना आप डोनेट करना चाहें. लेकिन लेट्स से कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स से हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो चलो वो 1 करोड़ का चेक काट के दे दें अगर, तो क्या उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक हो जाती है? और क्या अगर आप जो 100 रुपये दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी 1 करोड़ दे रही है, तो क्या उससे एनजीओज के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जो खर्चे हैं, जो बाकी खर्चे हैं, क्या वो पूरे हो पा रहे हैं? ये बात समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज एनजीओज दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट इन अ डेमोक्रेसी. ठीक है, नाउ एनजीओज के बाकी खर्चे भी होते हैं, सैलरीज देनी है, ठीक है, बिजली के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं. तो चलो अगर आपने 100 रुपये दे दिए, तो अब 10 रुपये के, अब 10 बिस्किट के पैकेट तो वो एनजीओ जाके 10 लोगों को बांट देगा, वहां तक तो नहीं बात खत्म होती ना. जिसकी ड्यूटी लगाई जाएगी बिस्किट के पैकेट बांटने के लिए, उसको भी कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग से है ना. तो ये तो नहीं कि 100 रुपये हमने दे दी तो उसके 10 बिस्किट के पैकेट आ गए तो हमारा काम खत्म हो गया. ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं. तो जो जिस कॉज के लिए जो एनजीओ बनाया गया है, लेट्स से कि एनजीओ इस कॉज के लिए बनाया गया है कि जो आदिवासी जो एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनको किताबें देनी है ना. तो चलो हमने डोनेट करना शुरू कर दिया, तो खर्चा क्या होगा उस एनजीओ का? किताबें खरीदना मार्केट में से, उसके बाद ऐसे लोगों को हायर करना जो कि आदिवासी एरिया में जाके वहाँ पे किताबें बांट सकते हैं. अब चाहे वो बस के जरिए जाएं, चाहे वो गाड़ी के जरिए जाएं, ठीक है, चाहे वो जो मर्जी साधन हो जाने का, उसके भी खर्चे होते हैं. तो अब बहुत सारे कॉस्ट यहाँ पे आ जाते हैं. तो यानी कि यहाँ पे बात क्या करी जा रही है कि भाई जो तो इशू है जिसके लिए जो एनजीओ बनाया गया है, वो तो उसका पर्पस है, एक तो वो कॉस्ट है ना, जो भी कॉज हो. ठीक है, और दूसरा ये जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों मिला के एनजीओज का ट्रू कॉस्ट बनाते हैं. लेकिन क्या जो हमारे एनजीओज हैं, क्या वो वेल फंडेड हैं? नहीं, वो अंडर फंडेड हैं.
है ना। अब हर कोई तो बिल गेट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं होता कि बहुत सारे पैसे वहां पे हर किसी को डोनेट करता रहे, ठीक है। तो अब क्या करा जाए, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो लोग, अगर हम फंडर्स की बात करें, लगभग 20% लोग जो हैं, यानी कि जो लगभग 20% फंड्स जो कि एनजीओ के पास आ रहे हैं, वो अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहे हैं। आपको याद होगा गांधी जी ने भी वो ट्रस्टीशिप वाला एक फंडामेंटल एक हमारे साथ जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ट्रस्टीशिप जो फंड है वो हमने जो कि यहाँ पे ये बात करी जाती है कि भी अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, तो क्यों ना वो आप पैसे किसी और को डोनेट करिए, ठीक है। कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया है, तो आप ये मत सोचिए कि वो पैसा अपनी ज़रूरतों के लिए कमा रहे हैं, यानी कि वो जो पैसा है वो आप लोगों की भी सहायता में, आप लोगों के बुरे वक्त में भी उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलो, हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानून भी है, ठीक है, लॉ भी है, ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन जहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात आती है ना, तो फॉर एग्जांपल रिसर्च ये बताती है कि जो एनजीओस के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, दैट रेंजेस फ्रॉम 5% टू 55%, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर मिशन एंड ऑपरेटिंग मॉडल, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए दिए हैं किसी एनजीओ को, तो उनका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का, बिजली का, सैलरी का, वो इस 100 रुपए में से 5 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है, ठीक है, दैट डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगेन फिर ये एक बहुत कंसर्न की बात है कि वो अंडर फंडेड है, तो कैसे उनकी फंडिंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं ताकि वो अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी मीट कर सके। नाउ व्हाट इज द स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग इन इंडिया। तो अगर हम बात करें जो अमेंडमेंट्स करी गई थी सीएसआर लॉ इन 2021 में, उसमें काफी सब्सटैंशियल फाइनेंशियल पेनल्टीज की बात करी गई थी फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो 90% ऑफ द सीएसआर फंडर्स आर वेरी स्मॉल अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो वो अब जो कंपनीज हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज नहीं है, ठीक है। और जो कंपनीज जो कि 50 लाख से कम स्पेंड कर रही हैं ऑन सीएसआर, उनको कोई कानून नहीं कहता कि उनको सीएसआर कमिटी बनानी ही बनानी है। तो इस तरह के जो फैसले हैं या इस तरह के जो एक्शन प्लान हैं, जो कंपनी 50 लाख से कम कंट्रीब्यूट कर रही है, तो यानी कि एक और बात समझने वाली ये है कि ज्यादातर जो भारत में हमारी जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो छोटी कंपनीज हैं, और ज्यादातर कंपनी जो सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो लेस देन 50 लाख कर रही हैं। और ये जो कंपनीज हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज वर्किंग विद एनजीओज, इनके पास ऐसा क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है जो कि समझ सके जो गाइडलाइंस हैं इन्वॉल्व विद द सीएसआर। बहुत सारी कंपनीज हैं वो एचआर डिपार्टमेंट को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देती हैं, ठीक है। तो सेवरल लार्जर कंपनीज दे हैव added the corporate social responsibility to the responsibilities of their HR और the admin team, ठीक है, रादर दैन कि उनको ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करें जिनके पास एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में काम करने का, या जो कि वेल अवेयर है अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके रूल्स के बारे। अब पैंडेमिक के चलते भी इस बात का बहुत एक्सपोजर हुआ कि कितने वल्नरेबल है हमारे एनजीओज टू द फाइनेंशियल स्ट्रेस। रिसर्च ये बताती है कि 54% ऑफ द एनजीओज जो हैं, they had less than 3 months in reserve funds in September 2020। लेकिन पैंडेमिक से पहले भी लगभग 40% जो थे हमारे एनजीओज, they had insufficient funds, ठीक है, insufficient reserve funds। और एडिक्वेट रिजर्व्स के बिना जो एनजीओज हैं वो सब्सटैंशियली अपनी सैलरीज भी नहीं पे कर सकते। देखिए जो लोग एनजीओज में काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल वेलफेयर की बात हो, ठीक है, चाहे वो कोई अनाथ आश्रम की हम बात करें, ऑर्फनेज होम्स की बात करें, तो जो लोग एनजीओज में काम करते हैं बहुत पैशन से करते हैं। डेफिनेटली उनका मेन जो प्रायोरिटी है, जो मेन फोकस है, वो पैसे कमाना नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो एनजीओज जो बहुत बड़ी है, जो एनजीओज हैं जो चल भी रही हैं, ठीक है, तो वो किसके सहारे चल रही है, किसके ट्रस्ट पे चल रही है, लोगों के ट्रस्ट पे चल रही है, उनके डोनेशंस के ट्रस्ट पे चल रही है। तो उन लोगों को सैलरी देना, ठीक है, बाकी जो खर्चे हैं, बिजली के खर्चे हैं, इन सब के खर्चे निकालना वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एडुकेट फंडिंग नहीं होगी तो वो कैसे अपने खर्चे पूरे निकाल पाएंगे। नाउ अब एक और बात समझनी जरूरी है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो हमारे जो अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि जो हमारी जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो एनजीओज के इनडायरेक्ट कॉस्ट्स में भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाए जितना उनके वो डायरेक्ट कॉस्ट में कर पा रहे हैं, ठीक है, इसके चलते काफी हद तक जो फाइनेंशियल प्रेशर है एनजीओज के ऊपर वो कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और बात आती है, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट्स होते हैं, सीएस होते हैं, ठीक है, जिनके पास बेटर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज होती हैं। लेकिन जो एनजीओज हैं उनके पास ये लग्जरी नहीं है, दे डोंट हैव क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो चलो अगर जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अगर जो इतना डोनेशन कर भी रहे हैं, अगर साथ के साथ वो इस तरह की प्रैक्टिसेस भी एनजीओज को समझा सके या सिखा सके तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखिए बहुत सारे जो अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो डिसीजन मेकर्स है ना, वो अब इस करके डोनेट नहीं कर रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी पड़ जाएगी, वो इस करके कर रहे हैं ताकि वो सही मायने में सोसाइटी पे इंपैक्ट लेके आ सके, ठीक है। और अब बहुत सारी कंपनीज हैं वो इस तरह के प्रोफेशनल्स को भी हायर कर रहे हैं जिनको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे, या उस तरह के प्रोफेशनल्स जो कि सोशल सेक्टर के साथ पहले काम कर चुके हैं।
तो आइडिया क्या है? आइडिया अब ये नहीं कि आपने चेक काट के दे दिया 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, ठीक है, लेकिन आप ये अब आपका आइडिया है कि भाई कितना इंपैक्ट हो रहा है, जो आप पैसे किसी एनजीओ को दे रहे हैं उससे सोसाइटी का कितना भला हो रहा है, समाज का कितना भला हो रहा है। तो ये जो चेंज इन माइंडसेट है ये हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज में आने वाले टाइम में देखने को मिल भी रहा है और ज्यादा देखने को मिलेगा। नाउ तो अंत में दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री स्कीम के बारे, ठीक है जी। तो अब प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्कीम है 5 सितंबर को लॉन्च करी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे टीचर्स डे में उन्होंने अनाउंस किया था ये प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो प्रधानमंत्री श्री स्कीम है कि भाई लगभग 14,500 जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो इन सिंक्रोनाइजेशन में हो सकते हैं विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच वॉज फ्रेम्ड इन 2020, ठीक है। नए स्कूल्स भी बनाए जाएंगे और जो पुराने स्कूल्स हैं यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा इन सिंक्रोनाइजेशन विद द एनईपी गाइडलाइंस। अब ये जो स्कूल्स होंगे मॉडर्न तौर तरीके अपनाएंगे पढ़ाने के, ठीक है, ताकि कैसे जो पढ़ाई है वो और मजेदार हो सकती है, रट्टाफिकेशन ना हो, डिस्कवरी ओरिएंटेड पढ़ाई हो, लर्निंग सेंट्रिक वे हो, ठीक है, अच्छे आउटकम्स बच्चे अचीव कर सकें। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन सरकारी स्कूल्स में होगा, ठीक है, चाहे वो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं, स्टेडियम्स हैं, और वहाँ पे बेहतरीन लाइब्रेरीज होंगी, लेबोरेटरीज होंगी, अच्छा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, आर्ट रूम्स होंगे, और साथ के साथ ग्रीन स्कूल्स की यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात आ जाती है, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है, कि कैसे ये अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कैसे इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाए जहाँ पे अगर एसीज नहीं भी चल रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे शेड रहे, अच्छी हवा आती रहे, लोगों को गर्मी ना लगे, ठीक है, बच्चे कंफर्टेबली वहाँ पे पढ़ सके, इस तरह का मटीरियल वहाँ पे यूटिलाइज किया जा सके। तो ये सब बातें यहाँ पे आ जाती हैं। एम की अगर हम बात करें ऑफ प्रधानमंत्री श्री स्कीम, तो इसका स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी एजुकेशन देना, एक अफोर्डेबल तरीके से और इक्विटेबल तरीके से, कोई भी पीछे ना रह सके। स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे जो मर्जी वो भाषा बोलते हो, जो मर्जी उनका धर्म हो, जितनी डिफरेंट उनकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज हो। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इतने शार्प नहीं होते हैं। कैसे इक्विटेबल तरीके से वो एजुकेशन को मजेदार तरीके से अटेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्कीम है दैट वुड बी स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर बट नॉट कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट से 60% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, जो रेस्ट ऑफ द 40% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो राज्य सरकार या यूटी के द्वारा किया जाएगा। ऑफकोर्स जहां तक हिमाचल की बात है, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, तो वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा 90% कॉन्ट्रीब्यूशन करी जाएगी। नाउ अब यहां पे एक और बात यहां पे समझनी जरूरी है कि ये जो प्रधानमंत्री श्री स्कीम है, ठीक है, यहां पे स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस तरह के स्कूल्स को जिनको अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद जब स्टेट्स आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बाद स्कूल्स विल बी रिक्वायर्ड कि भाई वो अपने आप को सेल्फ अप्लाई करें ऑनलाइन एक पोर्टल पे, ठीक है। वो जो पोर्टल है वो साल में 4 बार खुला रहेगा, यानी कि आफ्टर एवरी 1 क्वार्टर पोर्टल को ओपन किया जाएगा ऑनलाइन, ताकि आप वहां पे जो स्कूल्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन मेथडोलॉजी है वो तो केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगा, लेकिन जो स्टेट्स और यूटीज जो कि इंटरेस्टेड हैं इन गेटिंग इंक्लूडेड अंडर द स्कीम, ठीक है, दे हैव टू अग्री कि भी पूरे के पूरे उनके स्टेट में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट करी जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? क्वेश्चन ऑफ द डे है स्पेस मे नॉट रिमेन अ प्योरली सिविलियन डोमेन। आपने ये बात कमेंट करनी है 150 शब्दों में। अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपने कहां पोस्ट करना है? So we have a Telegram group. What is the name of the Telegram group? The name is Editorials with Means Answer Writing. इस Telegram group का एक्सेस पाने के लिए आपने क्या करना है? अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आप, वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा। आप इसको क्लिक करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स आपको रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि अगर आपको लगता है कि रीडायरेक्ट करने के बाद भी वो लिंक नहीं खुल रहा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे, तो आपने क्या करना है? तो आपने इस नंबर पे 6280-133-177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप करना है सेइंग दैट प्लीज ऐड मी टू दिस टेलीग्राम ग्रुप, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। और दोस्तों अगर आपने इस नंबर पे भी मैसेज करना है तो बिटवीन 10 to 6 आप मैसेज करना, बिकॉज 6 बजे के बाद हमारी एडमिन टीम यहाँ पे ऑफिस में अवेलेबल नहीं होती है। बाकी दोस्तों जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो यदि दोस्तों आप अपनी तैयारी यूपीएससी की घर बैठ के कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट आपके पास सफिशिएंट है, ठीक है, तो लेकिन आपको गाइडेंस की आपको लगता है लेकिन आपको थोड़ी मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो दोस्तों आप हमारा प्रीलिम्स का 2023 का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अकेडमिक मेंटरशिप भी मिलेगी और स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी मिलेगी, और साथ के साथ अगर आपको प्रीलिम्स 2023 की मेंटरशिप के साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी ज्वाइन करना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स में बहुत डर लगता है कि भी हमारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो हम क्या करें। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम आएगी, कौन सी काम नहीं आएगी।
तो इस तरह की अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यहां पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना 1800890303, आपकी पूरी असिस्टेंस करी जाएगी। चलिए सो दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आपको मैं मिलूंगा कल और चर्चा के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।